हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी टेट के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं और सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं, इसलिए देखिए स्पीड में ही करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत की औपचारिक स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। और देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया और गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सुल्तान की औपचारिक उपाधि धारण की और खलीफा से मशहूर अभिषेक पत्र प्राप्त किया था? तो किसने किया था? तो वह हो जाएगा देखिए इल्तुतमिश ने। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था देखिए इल्तुतमिश था जिसने औपचारिक उपाधि धारण की और खलीफा से मशहूर अभिषेक पत्र प्राप्त किया था। देखिए, समझते हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने शासन किया था तो 1200 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पर। और देखिए, वह पहला सुल्तान था जिसने औपचारिक रूप से 12 से लेकर 29 ईस्वी में बागदाद के खलीफा से मंसूर अभिषेक पत्र मान्यता प्राप्त किया था। और देखिए, सुल्तान ए आजम महान सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी इल्तुतमिश ने। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, पर देखिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी और प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? तो वह थी देखिए फारसी थी। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी और प्रशासनिक भाषा फारसी भाषा थी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की 1200 से 6 तक और 1526 के दौरान प्रशासनिक कार्यों की मुख्य भाषा थी, तो फारसी भाषा थी। और देखिए, दिल्ली सल्तनत ने आधिकारिक पत्राचार और दरबारी इतिहास जैसे तारीख या तवारीख के लिए मुख्य रूप से फारसी भाषा का उपयोग किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में तो फारसी भाषा का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो वह हो जाएगा देखिए इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी तो इल्तुतमिश ने की थी। देखिए, भारत में प्रशासनिक रूप से इक्ता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने की थी। तो भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। और देखिए, इस व्यवस्था के तहत सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि इक्ता आवंटित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो वह हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी तो रजिया सुल्तान थी। देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं और सीडीपी की भी क्लासेस हो चुकी हैं, और देखिए हिंदी प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ जाके आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए,
जितने भी क्वेश्चन देखिए आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेली कर लिया तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको ईमानदारी से पढ़ना है, कंटेंट देखिए वही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए देखिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। जितने भी देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया ईमानदारी से तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए रजिया सुल्तान का शासन माना जाता है तो कब से कब तक माना जाता है रजिया सुल्तान का शासन? तो 1200 से लेकर 36 से और देखिए 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासन माना जाता है। और देखिए रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और देखिए रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। तो देखिए रजिया सुल्तान मध्यकालीन की भारत की पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी जिन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की और देखिए मर्दाना पोशाक पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। तो रजिया सुल्तान ने देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी देखिए टॉपिक वाइज आपको सिलेबस के अनुसार दिए हैं वही आपको करवा रहे हैं। अगर आपने कर लिया देखिए आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा, पर आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की और दाग घोड़े को दागने की व्यवस्था अपनाई थी? तो वह हो जाएगा देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा। देखिए नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी और दाग घोड़े को दागने की प्रथा अपनाई थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए क्रांतिकारी सुधार किए थे। और देखिए नगद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पारंपरिक रूप से इक्ता प्रणाली भूमि आवंटन को समाप्त कर दिया था और जिसे देखिए इक्ता प्रणाली को शुरू किया था तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे समाप्त कर दिया था और सैनिकों को शाही खजाने से सीधे नगद वेतन देना शुरू कर दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और देखिए दाग प्रणाली घोड़े को बदलने या धोखाधड़ी से बचाने के लिए घोड़े पर शाही निशान लगाने की प्रथा शुरू की जिसे दाग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल बादशाह या विरोधाभासों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा जाता है? तो पागल बादशाह या विरोधाभासों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह या विरोधाभासों का मिश्रण सुल्तान कहा जाता था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को उनकी असाधारण असफल योजनाओं जैसे राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा के कारण पागल बादशाह और विरोधाभासों का मिश्रण कहा था। और देखिए वह अपने समय का सबसे विद्वान सुल्तान था लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के निर्णय व्यवहारिक नहीं थे। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे लेकिन उनका नेचर देखिए व्यवहारिक नहीं था। वह अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते थे अपने समझ के अनुसार, इसलिए उन्हें देखिए पागल बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? तो वह हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने की थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी, तो याद रखिएगा। देखिए हरिहर और बुक्का ने इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और देखिए हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और देखिए 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था तो वह संगम वंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो वह हो जाएगा तुलु वंश से संबंधित थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर और हाजरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए विठल स्वामी मंदिर हाजरा मंदिर का निर्माण करवाया था तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने देखिए 1509 से लेकर और 1529 ईस्वी तक हम्पी में प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर और हाजरा मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको क्लास कैसी लगी। देखिए जो लोग बताते हैं उनके लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और देखिए कुछ लोग कमेंट करके डेली बताते हैं, जैसे कि एक अर्चना जी हैं और एक पूजा जी हैं और एक सलमा खातून हैं और एक मंजू हैं और देखिए एक हैं अंकुर, ऐसे ही करके अंकुर मिश्रा हैं। तो देखिए आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखिए सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस युद्ध में 1565 ईस्वी के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? तो वह हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा, जो देखिए राक्षस तागड़ी का युद्ध था। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो वह हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रेरता शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो भक्ति आंदोलन के प्रेरता शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह हो जाएगा अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा और जीव आत्मा एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा और जीव की आत्मा एक ही है और अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह हो जाएगा रामानंद को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय दिया जाता है तो रामानंद को दिया जाता है। देखिए रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने और दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो स्वामी रामानंद को दिया जाता है। और देखिए उन्होंने इसे समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह देखिए स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। देखिए प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने उनके सम्मान में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो वह हो जाएगा सिकंदर लोदी के। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिए नानक देव जी ने सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही सिख धर्म का प्रचार किया था और स्थापना की थी। इसी कारण उन्हें अक्सर मुख्य रूप से सिकंदर लोदी का समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस संत ने वाकरी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र के किस संत ने वाकरी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वह हो जाएगा ज्ञानेश्वर ने। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए तीसरा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर संत ने वाकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में वाकरी संप्रदाय की स्थापना मुख्य रूप से श्रेय संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें ज्ञानदेव या मौली भी कहा जाता है, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? तो वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो 1191 में लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे हराकर मुगल सम्राट की नींव रखी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वह हो जाएगा देखिए इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो 21 अप्रैल को हुआ था और 1526 में हुआ था। और देखिए बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किनके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और बाबर और किनके बीच लड़ा गया था? तो वह हो जाएगा देखिए बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए खानवा का युद्ध लड़ा गया था तो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था और 1527 में लड़ा गया था। देखिए 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच लड़ा गया था और इसमें देखिए बाबर की विजय हुई थी और उसने उत्तरी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो वह हो जाएगा शेर सूरी के बीच हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध हुआ था तो हुमायूं और देखिए शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। देखिए बिलग्राम का युद्ध हुआ था जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है और देखिए इसमें मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच 17 मई और 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था और उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था और देखिए इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर और राणा संगा प्रताप के बीच हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देखिए प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था और देखिए मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था और देखिए इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ था? तो वह हो जाएगा देखिए विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए तालिकोटा का युद्ध, जिसे राजसी तांगड़ी या बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, तो यह हुआ था 23 जनवरी 1565 में हुआ था। और देखिए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, तो इस युद्ध में देखिए विजयनगर का विनाश हो गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की निर्णायक हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में किनके बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी। तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, तो किनके बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी, तो वह हो जाएगा दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच की लड़ाई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे के बीच उत्तराधिकार की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, जिनमें औरंगजेब की जीत हुई थी और उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना दावा मजबूत कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था। तो वह हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में जो हुआ था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था और मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन से ही हो जाएगा, शिवाजी और राजा जय सिंह और मुगल सेनापति के बीच हुई थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को हुई थी और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने की थी। तो वह हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी थी और देखिए उसने इस स्थान को अपनी राजधानी और राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए एक प्रमुख सैन्य केंद्र के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। तो वह हो जाएगा, देखिए इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने देखिए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इनका निर्माण शुरू करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण देखिए शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन वह केवल पहली ही मंजिल बनवा सका था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए इल्तुतमिश ने इनमें 3 और मंजिलें जुड़वाकर इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने हराया था। तो किसे हराया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर बता पाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इसके पहले मेरी जितनी भी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और देखिए इसके साथ ही हिंदी भी आपको करवा रहे हैं, हिंदी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और सीडीपी भी करवा रहे हैं। कल मेरी हिंदी की क्लासेस हो चुकी है तो उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिए, हिंदी और सीडीपी, क्योंकि देखिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है तभी आपका क्लियर होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।